Okay, so guys, today we will learn something about charts, how to read them, right? So many of the, especially new investors who want to invest in the markets, um, they don't understand what are the correct price levels for a stock or the index, right? So here in this video, I will try to give you an idea how to actually analyze the charts and how to identify the correct price levels for your entry. And I'm not I'm not suggesting in this video um, any kind of trading setup, but this is just going to be a very basic, and from here we will build upon on our basic fundamental concepts, and later we will also delve into various trading strategies and trading setups. How can we make our own strategies and stuff like that, right? I think this video is going to be very helpful for every viewer. So without any further delay, let's just start with the analyzing the charts. So let's first understand the nifty. Let's so this is nifty. अब nifty का chart खुला है तो so this video is going to be in both the languages, English and Hindi, so I'll be using both of them. तो निफ्टी का चार्ट ऑलरेडी खुला है, तो लेट्स एनालाइज दिस वन फर्स्ट, राइट? तो हाउ टू, वेयर टू स्टार्ट, सो हाउ डू आई, मैं कैसे करता हूँ एनालाइज, राइट? मैं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पैटर्न्स में नहीं देखता हूँ किसी भी चार्ट में। मुझे सिर्फ एक ही पैटर्न में देखता हूँ, कंसोलिडेशन। ठीक है, जिस भी स्टॉक में या इंडेक्स में कहीं पर भी अगर कंसोलिडेशन दिख रहा है, मुझे वो चार्ट स्ट्रक्चर बहुत इट इंटरेस्ट्स मी, क्योंकि कंसोलिडेशन में दो तरह की चीजें होती हैं। सो पहले कंसोलिडेशन होता किस तरह का है, सो लेट मी शो यू वेयर इज द ड्राइंग। कहाँ होती है यार इसमें, एनोटेशन, या सो लेट्स से देयर इज दिस हॉरिजॉन्टल लाइन हियर, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है लेट्स से हियर। अब हो क्या रहा है, सपोज कोई स्टॉक है, वो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ये स्टॉक का मान लो ये मूव कर रहा है इस तरीके से। ये अगेन सिर्फ एक एग्जांपल है, इसमें आप ये मत सोचिएगा स्टॉक ऐसे ही मूव करते हैं, बट द फंडामेंटल जो थिंकिंग है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो सपोज करो कि ये स्टॉक ना बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, तो दिस इज, इसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं, ठीक है? कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि वो स्टॉक में एक रेंज में वो रेंज बाउंड हुआ हुआ है, और उसके अंदर जो मूवमेंट आ रही है वो एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल्स के बीच में ही आ रही है, ठीक है? कई बार क्या होता है कि ये स्टॉक बहुत सैक्रोसेंट नहीं होता मूव, ऐसा नहीं है कि ये इसी पॉइंट पे जो है रिजेक्शन आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये हो सकता है थोड़ा यहाँ आ जाए, ठीक है, या यहाँ आ जाए, ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, ठीक है? तो ये, राइट? तो होप यू गॉट द आइडिया। तो मैं इसको यहीं तक छोड़ देता हूँ, आई थिंक। ये क्या है यार, शिट, ओ मैन, क्या हुआ, उसमें गायब हो गया क्या? अरे यार, एनीवे, तो सो द आइडिया इज, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू प्लॉट इट अगेन, या मेरे को ना ये थोड़ा सा नया है मेरे लिए, एनीवे। तो यू गॉट दैट। तो इस ये दो रेंज है, ठीक है, वो कोई स्टॉक हो सकता है या इंडेक्स हो सकता है, वो इन दोनों रेंज के बीच में मूव करता रहेगा। यहाँ पे आएगा तो गिर जाएगा, यहाँ आएगा तो वापस से बाउंस करेगा, है ना? तो जितना ज्यादा टाइम ये इस रेंज में बिताएगा, उतना ज्यादा मुझे ये इंटरेस्ट करेगा, ठीक है? क्योंकि ये स्टॉक या इंडेक्स जो भी है,
वो कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज के बीच में, ठीक है। अब होगा क्या कि सपोज करो कि ये 3 4 5 महीने के लिए कंसोलिडेट किया इस रेंज में, ठीक है। अब इस स्टॉक में दो चीजें होंगी जब ये कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा। तो या तो ये ऐसे 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 ऐसे, ये ठीक है यार, इतना क्या बनाना। ऐसे ऐसे ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अब या तो इसमें दो चीज होंगी, या तो ये यहां से ब्रेकआउट दे जाएगा, ठीक है। जब ये यहां से बाहर निकलेगा तो हो सकता है ये ऊपर 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 नई चाल पकड़ ले। दूसरा सिनेरियो इसमें ये भी हो सकता है कि यहां से रिजेक्ट होके आए नीचे, नीचे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे ब्रेक डाउन दे जाए और ये ऐसे नीचे नीचे। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। इसमें दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो मेरे लिए इसलिए इस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बहुत मुझे इंटरेस्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब ये स्टॉक या इंडेक्स कंसोलिडेशन से निकलेगा, या तो ये बड़ा मूव देगा ऊपर का, या तो ये बड़ा मूव देगा नीचे का, जिधर भी ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है, राइट। सो आई ऑलवेज लुक एट दिस काइंड ऑफ अ चार्ट स्ट्रक्चर। मैं और बाकी कोई कप एंड हैंडल और पेनांट्स फ्लैग दुनिया जाके जो चार्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि दे आर रॉन्ग, बट इट्स जस्ट दैट कि मुझे कंसोलिडेशन वाले जो चार्ट स्ट्रक्चर होते हैं मुझे वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करते हैं, ठीक है। नाउ once you have got this chart structure in a certain stock, अब वो किसी भी टाइम फ्रेम पे हो सकता है, ये मैंने डेली पे लगाया हुआ है। आप यही चार्ट स्ट्रक्चर आप वीकली पे भी देख सकते हो, मंथली पे भी देख सकते हो, डेली पे भी देख सकते हो, इवन इंट्राडेज टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर। द ओनली फंडामेंटल थिंग टू रिमेंबर इज कि जिस भी टाइम फ्रेम पे आपको ये चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसी टाइम फ्रेम पे आपको उसके अंदर ट्रेड करना है। आपको टाइम फ्रेम चेंज नहीं करना है। तो अगर ये मान लो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये सपोज ब्रेकआउट दे रहा है, तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ही इसको ट्रेड करोगे और अपने टारगेट सेट करोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ही। सिमिलरली डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो आप डेली के बेसिस पे जाओगे, राइट। ऑल्सो अनदर पॉइंट टू रिमेंबर हियर इज कि आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम कर देते हो, उतना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है आपका, ठीक है। तो अगर आपको इंट्राडे में ये इस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो इंट्राडे में आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा और वो ट्रेड आपकी इंट्राडे में ज्यादा से ज्यादा एक आध दिन और आप उसको कैरी कर सकते हो अगर आपके टारगेट नहीं आए, राइट। तो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग टू अंडरस्टैंड चार्ट स्ट्रक्चर्स। तो पहले अगर आपने एक चार्ट स्ट्रक्चर पकड़ लिया ना, तो उसमें आपको बहुत सारी ट्रेड्स आपको दिखेंगी। कभी किसी एक्स स्टॉक में दिखेंगी, कभी वाई स्टॉक में दिखेंगी, और आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपने डिसीजंस ले सकते हो कि यार कौन से लेवल पे ये भी ट्रेड कर रहा है। सपोज ये स्टॉक सपोज यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, लेट्स से अभी करंट पोजीशन इसकी ये है, ठीक है। यार मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। करंट 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 पोजीशन इसकी ये है सपोज, ठीक। अब ये जो यहाँ पे जो स्टॉक अभी सपोज ट्रेड कर रहा है, मुझे नहीं पता कि आगे कहाँ जाने वाला है, बट मुझे एक चीज पता है यार, ये ना इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसका जो अपसाइड है वो यहाँ तक है, डाउन साइड इसका यहाँ तक है। और मैंने जैसे कि कहा कि ये सैक्रोसेंट नहीं होता, इससे थोड़ा ऊपर भी आ सकता है लेकिन रिजेक्ट हो जाएगा, इससे थोड़ा नीचे भी आ सकता है लेकिन वापस बाउंस कर जाएगा। तो आपको बिल्कुल ये सैक्रोसेंट लेवल नहीं मान के चलने कि यार एकदम से सपोज ये 4967 है तो 4967 पे हिट होके एकदम नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो हो सकता है वो 15,000 आ जाए या 15,050 आ जाए और फिर वहां से नीचे रिजेक्ट हो जाए, सिमिलरली नीचे के लेवल्स पे, ठीक है। अब सपोज करो कि ये स्टॉक यहां पर है, ठीक है, जहां पे मेरा कर्सर है। यहां से अगर मेरे को यहां पे ट्रेडिंग डिसीजन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा, ठीक है। मैं वेट करूंगा कि या तो ये इस लेवल पे आ जाए या ये इस लेवल पे आ जाए, ठीक है। अगर इस लेवल पे आएगा तो इस लेवल पे सपोज ये यहीं से आ, अगर मैं आपको समझाऊं तो लेट्स से कि ये यहां से यहीं से नीचे आता है स्टॉक, ठीक है, और ये यहां से और नीचे चला जाता है।
अभी मुझे यहाँ पे बाय नहीं करना है, मुझे वेट करना है, जब ये बाउंस करेगा तब मैं बाय करूंगा। ठीक है, आप थोड़ा सा आप जब स्टॉक नीचे जा रहा है तो नीचे जाते हुए बाय नहीं करते हो। ठीक है, जब ये यहां से बाउंस करेगा, जब आपको वापस रेंज के अंदर आएगा तब आप इसको बाय करोगे। और रिमेंबर द टाइम फ्रेम, आपका जिस टाइम फ्रेम पे आपको ये स्ट्रक्चर दिखा था उसी टाइम फ्रेम पे जब ये अंदर आ जाएगा तब आप इसको बाय करोगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि गलती ये हो जाती है कि आपने डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर देखा और आपने इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड कर लिया। सपोज इंट्राडे में वो अंदर आ गया, यहाँ पे आपने बाय कर लिया, पता चला यार वो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से वो फेल हो गया, वो नीचे गिरता चला गया स्टॉक, तो आपकी ट्रेड गलत हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब ये अंदर आएगा, जब ये अंदर आता हुआ मुझे दिखा यहाँ पे, जब ये क्लोजिंग के आसपास, मैं इसको बाय कर लूंगा यहाँ पे इस लेवल पे। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा कि जब जो प्रीवियस लो है, जो हो सकता है इसी लेवल पे हो, इसका लो यहीं से बाउंस किया हो पहले, या फिर जैसे करंट एग्जांपल में ये लो है, तो ये मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा और इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे गया ये, ठीक है, सेम टाइम फ्रेम पे, तो मैं निकल जाऊंगा इस स्टॉक में से कि फिर ये फेल हो रहा है पैटर्न, है ना, ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रहा है। और अगर एफएनओ वगैरह का स्टॉक है तो हो सकता है मैं पुट वुट लेके जाऊं, वो अलग चीजें हैं। बट द फंडामेंटल थिंग इज कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर ये यहां से बाउंस करते हुए मुझे दिखा, तब मैं इसको यहां पे बाय कर लूंगा। ठीक है, तो मेरे लिए ये करेक्ट प्राइस लेवल है जहां पे इसके अंदर डिमांड क्रिएट हो सकती है। ठीक, सिमिलरली अगर ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, ये स्टॉक यहां से सपोज ऊपर गया, जितना भी टाइम लगा है इसने गया यहां तक आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, या तो यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन एग्जिट करूंगा जो मैंने यहाँ पे बनाई थी। ठीक है, या तो जैसे ही आया, या तो मैं वेट करूंगा अगेन, क्योंकि यहाँ पे हमने वेट किया था। सिमिलरली यहाँ पे भी जब ये रिजेक्शन आएगा और रिजेक्शन होता हुआ दिखेगा सेम टाइम फ्रेम पे, तब मैं एग्जिट करूंगा। सपोज ये यहाँ आया, यहाँ से ऊपर गया, और फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ से ऊपर गया, तो इस पैटर्न पे मैं अभी निकलूंगा नहीं। अब सपोज करो ये यहाँ आया, फिर ये ऐसे थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर ये अंदर आया। ठीक है, अंदर आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये अंदर आया, अब मैं निकल जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मुझे अब ये रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना था तो यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया था, तो यहीं से ये वापस से ब्रेकआउट लेवल टेस्ट किया तो यहीं से ऊपर निकल जाता, बट ये अंदर आ गया, अंदर आ गया तो मैं निकल जाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली है और यहाँ पे मैंने एग्जिट किया है। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है एंट्री करने में और एग्जिट करने में। ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पे आ गया तो आप तुरंत एग्जिट कर गए, या यहाँ पे आ गया तो तुरंत यहाँ पे आ गया सपोज तो तुरंत आपने एंट्री मार ली। ऐसा नहीं है, आप आराम से उस स्टॉक को चलने दो, पहले उसकी चाल पकड़ने दो, उसको समझ लो पहले कि उसको कहाँ जाना है, और फिर आप डिसाइड करो। ठीक है, और जब वो बीच में रहता है, देखो ट्रिकी कहाँ होता है कि जब ये बीच में, जैसे ये लेवल पे या यहाँ पे आप कोई डिसाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये स्टॉक ऊपर जाना है कि नीचे जाना है यहाँ से। राइट, तो यहाँ पे आपको कोई डिसीजन नहीं लेना। आपको डिसीजन कहाँ लेना है, ये आपके डिसीजन पॉइंट्स हैं। तो इसके लिए आपको पेशेंटली वेट करना है। आपको ये स्टॉक इस तरह का अगर चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, आप उसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर दो, अलर्ट लगा लो। ट्रेडिंग व्यू अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें अलर्ट का सिस्टम होता है, तो आप वहां पे अलर्ट लगा लो कि जब भी ये स्टॉक नियर, जैसे यहाँ पे अगर ये 13,005 दिख रहा है, तो सपोज मैंने यहाँ पे लगाया कि भाई 13 ऊपर है ये स्टॉक सपोज, और यहाँ पे 13,005 है मेरा नीचे का लेवल, तो सपोज ये 13,100 के आसपास आता है तो मुझे अलर्ट जनरेट कर दे, है ना, मेरे टाइम फ्रेम पे। सिमिलरली ऊपर जैसे ये 14 कितना है, 14,967 है, तो सपोज अगर ये 14,900 आ गया तो मेरे को अलर्ट जनरेट कर दे, उसके बाद मैं इसको एक्टिवली वॉच करूंगा। ठीक है, उस टाइम फ्रेम की फ्रीक्वेंसी पे, तो अगर डेली पे है तो हर दिन वॉच करूंगा। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस के आसपास, और अगर मान लो कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है तो हर 1 घंटे पे वॉच करूंगा उसको। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि आपको क्या देखना है, आपको कंसोलिडेशन देखना है और फिर आपको डिसाइड करना है। अब ठीक है, अब इसके कुछ लाइव एग्जांपल समझते हैं कि कैसे कैसे हम देख सकते हैं ये, है ना, और ये कैसे काम करता है। जैसे निफ्टी है, अब इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो स्टॉक हो, या कोई कॉमोडिटी हो, ठीक है, ये हर एक चीज पे ये आपको काम करता हुआ दिखेगा।
ठीक है, क्योंकि कंसोलिडेशन से जब बाहर निकलता है तो उसके अंदर तेजी या मंदी बहुत तेजी से आती है। ठीक है, तो जैसे ये देखो आप, ये निफ्टी है, ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है, इसमें अच्छा इसके अंदर कोई इंडिकेटर विंडिकेटर की आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लेवल्स पे काम करना है। ठीक, इंडिकेटर का कैसे इसमें यूज कर सकते हैं वो हम आगे आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे, बट अभी के लिए हम शुरुआत में बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमको समझ में आएगा कि कैसे क्या क्या हम यूज कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। ठीक है, तो अब निफ्टी का चार्ट एनालाइज कर लेते हैं फटाफट से। तो निफ्टी का चार्ट आप ये देखिए कि ये पूरा ना रेंज बाउंड है निफ्टी। तो मुझे मेरा पर्सनल है, आपको अगर कैंडल स्टिक से चार्ट स्ट्रक्चर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, आप वो यूज कर लीजिए। मुझे थोड़ा सा मैं जो है मुझे बार्स में ज्यादा क्लियर दिखते हैं चार्ट स्ट्रक्चर, तो मैं बार्स यूज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो आप, ये नीचे का एक लेवल है, ये अगेन कोई सैक्रोसेंट नहीं होता कोई लेवल, इसको यार ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक कलर मेरे को ठीक लगता है। तो कोई सैक्रोसेंट नहीं होता, ऐसा नहीं है कि यहीं से बाउंस करेगा, देखो नीचे आया फिर वो ऊपर गया, बट मेरे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा ऊपर की तरफ यहां से रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, अगेन वो थोड़ा सा ऊपर गया था फिर नीचे अंदर आ गया, तो बेसिकली ये लेवल मेरे लिए ब्रॉडली इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल एक्यूरेट जाओगे तो ऊपर नीचे होता है, एक आध परसेंट ऊपर नीचे स्टॉक या इंडेक्स हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट यहां से आपको क्लियर दिख गया ना कि यार ये कंसोलिडेट कर रहा है निफ्टी 16400, रफ आप रफ फिगर लेके चलो, 419 दिख रहा है तो 419 ही नहीं मान के चलना। ठीक है, हम मान के चलेंगे यार 16400 एक सपोर्ट है रफली, 18 350 18400 एक रेजिस्टेंस है, ये एक रफ फिगर है। तो अगर ये 18450 के ऊपर भी डेली टाइम फ्रेम है, रिमेंबर अब मैं इसमें कैंडल स्टिक लगा लेता हूं। ठीक, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दिया और ग्रीन कैंडल बना रहा है और अच्छा कैंडल बना रहा है, इसका मतलब है वो ब्रेकआउट है, तो मैं यहां पे क्या कर लूंगा, बाय कर लूंगा। अदरवाइज अगर मेरे को ऐसा कोई कैंडल दिखा लाल अंदर आता हुआ, तो मैं क्या कर दूंगा, निफ्टी को शॉर्ट कर दूंगा उस लेवल पे। ठीक, सिमिलरली एट द डाउन साइड पे भी मैं ऐसा ही काम करूंगा कि जब ये ऐसे अंदर आएगा तो मैं बाय करूंगा, लेकिन अगर ऐसे नीचे चलता चला गया तो हम शॉर्ट कर देंगे इसको। ठीक है ना, क्योंकि फिर उतना ही मूव आ सकता है। अब आपको यहां तक अगर बात समझ में आ गई, तो अब बात करते हैं कि अगर हमको एंट्री लेवल समझ में आ गए तो अब एग्जिट कहां पे करना है। ठीक है, लेवल्स के बेसिस पे, तो इसमें बहुत ही सिंपल फंडा मैं लगाता हूं। सिंपल फंडा क्या है कि जितना ये रेंज होता है ना उतना ही टारगेट होता है जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, और सैक्रोसेंट कुछ नहीं होता। यहां से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो लगभग कितना बनता है, ये 11.87 बनता है। ठीक है, अब यहीं से मैं सॉरी अभी मैं यहीं से अगर मैं 11.87% पहुंच जाऊं तो लगभग कहां पहुंच जाते हैं हम, रफली मान लो यार 20-20,500 का टारगेट। ठीक है, तो जब ये ब्रेकआउट देगा तो मेरे लिए 20,500 का लेवल है ऊपर का, अगर ब्रेकआउट दे रहा है। अगर ये नीचे का ब्रेकडाउन दे रहा है तो कितना बनाया था मैंने, यहां से यहां तक कितना बनाया था, 11.87% बनाया था, उतना ही मैं यहां पे नीचे आ जाऊंगा। अरे ठीक है, रफली 14,500 पकड़ लो, 14,500 का मेरा लेवल यहाँ पे आ जाता है। ठीक, तो जब ये यहां से मुझे ब्रेकआउट देता हुआ दिखेगा इस टाइम फ्रेम पे, सपोज ये यहां से आता है ऊपर और यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनाता है, तब मैं इसको बाय कर लूंगा यहाँ पे, तब मैं निफ्टी को खरीद खरीद के जाऊंगा। अब उसमें मैं निफ्टी 20 खरीदता हूँ या फिर मैं एफएनओ में ट्रेड करता हूँ, वो अलग बात है। इंस्ट्रूमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले समझ लेते हैं कि वो इंडेक्स क्या कर रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता दिखा तो मुझे अगला टारगेट मुझे दिखता है कि यहाँ से अब निफ्टी में अपसाइड है, और यहाँ से और हम ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में 20,500 आ जाएगा, वो हो सकता है 2-3 महीने लगाए, बट एक ट्रेंड पकड़ लेगा वो ऊपर का। ठीक है, क्योंकि रेंज काफी लंबी रेंज है यार ये, आप अगर देखोगे
तो ये रेंज देखो कितनी बड़ी है। ये कब आया इस रेंज में? अगस्त 2021 में आया, और अभी कितने महीने हो गए? आप यहाँ से अपने आप कैलकुलेट कर लो कि कितने महीने हो चुका है। जितना बड़ा कंसोलिडेशन होता है उतना बड़ा मूव आता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस वन, ठीक है? तो जब भी इस रेंज से या ऊपर की तरफ निकलेगा या ये नीचे की तरफ अगर मान लो टूट गया, तो फिर ये 14.5 की बात भी कर सकते हैं। अब पता मुझे नहीं है कि ये ऊपर का तोड़ेगा, ब्रेकआउट देगा, या फिर नीचे का ब्रेक डाउन देगा, ये हमको नहीं पता है। जब ये लेवल पे आएगा हम उसके हिसाब से ट्रेड कर लेंगे। सिंपल। ट्रेडर का दिमाग बिल्कुल पानी की तरह होना चाहिए, जिधर की दिशा है उधर ही वो फ्लो करेगा, ठीक है? आपको यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, प्रिडिक्शन नहीं करनी है कि ऊपर का ब्रेकआउट आएगा तो मैं यहाँ पे बाय कर लूं। अब देखो ये बीच में है, ये इनडिसाइसिव है, मुझे नहीं पता किधर जाना है, इसको नीचे जाना है कि ऊपर जाना है। तो मैं यहाँ पे अभी चुपचाप बैठूंगा, मुझे यहाँ पे जबरदस्ती कोई ट्रेड लेना नहीं है, ठीक है? तो ये क्लियर है कि निफ्टी का एनालिसिस आपने डेली टाइम फ्रेम पे कर लिया। यही चीज अगर आप देखोगे ना वीकली पे, तो आपको वीकली पे भी कंसोलिडेशन में ही दिखाई देगा। लेट्स एनालाइज दिस। ये देखो आप, सेम चीज आपको वीकली पे भी कंसोलिडेशन ही दिखाई दे रहा है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? ये भी डिलीट कर देता हूँ। ये लेवल आप अपने आप देखना, ये देखो ये कंसोलिडेशन ही है ना वीकली टाइम फ्रेम पे भी। आप देखो इनफैक्ट जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है वो ज्यादा क्लियर पिक्चर दिखाता है। तो आप सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे देखो चार्ट को, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आओ, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो वीकली पे देखो, वो जब वो नीचे गया यहाँ से ब्रेकडाउन देके, देखो वो सस्टेन नहीं गया, वो ऊपर आ गया। तो जब वीकली पे मेरे को ग्रीन कैंडल दिखी तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे डेली पे भी अंदर की तरफ ही ट्रेड मारना है इसके अंदर, यानी कि बाय करना है। तो फॉर एग्जाम्पल ये कौन सा दिन है? ये वीक है 7 मार्च। तो अब इसको डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो 7 मार्च पे ये वाला वीक है, तो है ना? तो ये 7 है, 1 2 3 4 5, ये हो गए 5 ट्रेडिंग डे, 11 है ना? तो 11 तक ये अंदर आ चुका है ऑलरेडी। तो 12 14 की कैंडल जो कि मंडे होगा, यहाँ पे मैं बाय करके जा सकता हूँ निफ्टी को, ठीक है? क्योंकि ये अंदर आ गया वापस, और ये बॉटम लाइन थी इफ यू रिमेंबर। तो आप वैसे भी काम करके जा सकते हो इसके अंदर, क्योंकि ये प्योरली लेवल बेस्ड है। जब ये ऊपर आ जाएगा तो अगेन देखो वीकली पे देखो ज्यादा क्लैरिटी दिख रही है। ये बाहर निकला लेकिन अंदर लाल कैंडल बन गई। जैसी लाल कैंडल बन गई, देखो 18 अक्टूबर वाला वीक है। अब 18 अक्टूबर वाला वीक पे आप डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ, ठीक है? ये वाला वो वीक है, ये 18 हो गई, 1 2 3 4 5 आ गया ना, अंदर अंदर ही आ गया। लाल कैंडल, सारी लाल कैंडल बनी है। तो मेरे को दिख रहा है कि यार ये रिजेक्शन है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे तो ये रिजेक्ट हो चुका है, तो डेली पे भी रिजेक्ट ही होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? शॉर्ट कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस कितना लगेगा मेरा? इसका हाई, इसका हाई, इसके थोड़ा सा आप ऊपर शॉर्ट, तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, टारगेट बहुत बड़ा है। तो रिस्क रिवॉर्ड कितना बढ़िया मिलता है आपको, आप ये भी देखिए, है ना? सिमिलरली यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे बाय किया, तो मेरा मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ कहीं होगा, टारगेट क्या होगा? यहाँ होगा, ठीक है? और एक और चीज है कि इसके अंदर ना, ऐसा आपको कभी जब आप ट्रेड ले लेते हो तो आपको ऐसा नहीं है कि आप ये इस लेवल पर टच करेगा तो ही आप एग्जिट करोगे। आप 1-8% का बफर लेके चलो, ठीक है? क्योंकि मार्केट सैक्रोसैंक्ट काम नहीं करता कि 18,384 है सपोज, तो 18,384 पे ही रिजेक्ट होना है उसको, ऐसा नहीं होगा। वो हो सकता है उसके पहले 18,350 पे रिजेक्ट हो जाए, या 18,320 पे रिजेक्ट हो जाए। आप समझ रहे हैं? तो आपको उतना बफर लेके चलना पड़ेगा। और क्या कहते हैं आपको, अब अगर इसमें भी आपको थोड़ा ये समझना है कि यार ये जैसे सपोज यहाँ आया, अब यहाँ तो ये ऊपर तक नहीं गया, है ना? अब सपोज आप यहाँ पे एंट्री ली है, तो आपको कैसे समझ आएगा कि ये रिजेक्ट हो रहा है? तो इसमें एक और चीज आप कर सकते हो, जो कि मैं अक्सर करता हूँ। अगेन मैं बार चार्ट लगाऊंगा, यहाँ पे ना आप ट्रेंड लाइन बनाओ स्लांट वाली, ठीक है? तो जब ये जो स्विंग्स है, आप ये स्विंग्स कनेक्ट कर दो। जब ये स्विंग्स कनेक्ट कर दोगे, तो जब ये स्विंग को ब्रेक करेगा, तब आप ये समझ लो कि वो रिजेक्ट हो चुका है, अब आपको निकलना है। तो यहाँ पे जैसे ये रिजेक्ट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे आप निकल जाओगे 7 अप्रैल को। तो यहाँ पे अगर बाय किया है तो यहाँ पे आप निकल गए, ठीक है? क्योंकि अगर उसको ऊपर जाना तो ऊपर जाता है कहीं से, बट वो गया नहीं, वो नीचे नीचे आ गया, राइट? सो दिस इज हाउ, दिस इज वेरी बेसिक। इसके अंदर कोई मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस है। ये स्ट्रक्चर आपको चार्ट्स पे भी दिखेंगे, मतलब स्टॉक के चार्ट्स पे भी दिखेंगे,
ये तो इंडेक्स की बात हुई, अब बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, लेट्स एनालाइज दिस ऑल्सो। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि तब ज्यादा क्लियर दिखता है चार्ट पैटर्न, राइट। तो अगेन पहले वीकली पे देख लेते हैं उसको, फिर हम डेली पे देख लेंगे। ये देखो वीकली पे, अब मैं इसमें बार लगा लेता हूँ क्योंकि मुझे तब ज्यादा विजुअली मेरे को ज्यादा ठीक दिखता है। अगेन ये भी, ये देखो ये कंसोलिडेट ही कर रहा है इधर, है ना। अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं ऊपर, तो ये इसका प्रीवियस आई है, और ये मेन तो ये रिजेक्शन पॉइंट है इसके। ठीक है, नीचे में ये आप पकड़ लो। ठीक है, और अब मैं आता हूँ कैंडल्स पे। ठीक है, तो रिजेक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे 38,900 के आसपास रिजेक्ट हो रहा है बार बार बैंक निफ्टी। ठीक है, अब डेली पे आ जाते हैं। ये वीकली पे मैं समझ आ गई पिक्चर अपने को। अब डेली पे आ जाते हैं। अब देखो मैंने दो लेवल ऊपर ड्रॉ किए हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो ये, क्योंकि प्रीवियस आई है, तो ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट दे गया तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। ठीक है, तो और ये काफी गैप है इसमें, मतलब कितना गैप है इसमें, 3,000 पॉइंट का गैप है ना। ये 3,000 पॉइंट है, तो यार 3,000 पॉइंट एक बार में तो ब्रेकआउट देगा नहीं। इसके लिए मैंने दो लेवल ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, और ये रफ रफ लेवल है, मतलब ऐसा नहीं, देखो यहाँ पे ऊपर भी गया और फिर नीचे भी आ गया, अगेन सेम चीज। सिमिलरली तो अब फंडा क्या है, देखो सिंपल है। जब ये यहाँ पे आएगा तो बाय करेंगे बैंक निफ्टी को, यहाँ आएगा तो सेल करेंगे। कंसोलिडेट कर रहा है, सिंपल। पहले मैं इन दो लेवल की ही बात करूंगा, वो 41,900 वाला लेवल अभी मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि अभी पहले ये वाला लेवल तोड़ेगा, उसके बाद ही तो वहां पहुंचेगा। तो पहले इस रेंज से तो बाहर निकले, तो इस रेंज पे ही हम अभी फोकस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आया, रिजेक्ट हो गया। अब ये यहाँ आएगा तो आपको क्या करना है, आपको पता है क्या करना है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। बट आपको वेट करना है, पहले उसे अंदर आने देना, है ना। तब अगर वो अंदर नहीं आ रहा, अगर वो नीचे जा रहा, तो आपको पता है फिर कहाँ कितना जाना है उसको। ये रेंज है, इसी रेंज पे आप कैलकुलेट कर लोगे उसको। ठीक है, ये आप कंफर्म करो पहले वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली पे अगर ऐसी कैंडल बन गई हरी, तो इसका मतलब क्या है कि वो अंदर आ रहा है, वो ब्रेक डाउन नहीं देगा, समझे। लेकिन अगर ये लाल बन गई ना वीकली पे, तो चांसेस हैं कि वो ब्रेक डाउन दे सकता है। ठीक है, सिमिलरली जैसे यहाँ पे लाल कैंडल बन रही है ना, अगर ये हरी बनी होती तो ऐसा लगता कि यार ये ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, ये देखो लाल लाल बना बना के आ गया अंदर। ठीक है, तो डेली पे हो सकता है आपको हरी कैंडल दिखे इस तरह की, लेकिन ये आप कंफर्म करो बड़े टाइम फ्रेम पे कि बड़े पे क्या दिख रहा है, क्योंकि बड़े को फॉलो करता है छोटा। ठीक है, तो बहुत ही, इसको बहुत ही सिंपल रखना है। बड़े टाइम फ्रेम पे पहले देख लो चार्ट स्ट्रक्चर, वहां पे एनालिसिस कर लो, फिर वही चीज छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखनी चाहिए, फिर आप ट्रेड करो। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया, बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल सबको आपको समझ में आ गए होंगे, आप खुद से एनालाइज कर सकते हो। आपको बेसिक से शुरू करो अभी, कप एंड हैंडल, ट्राइंगल, और दुनिया जहाँ के जो चार्ट स्ट्रक्चर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, इन सब में मत जाओ। अभी धीरे धीरे जाओगे, धीरे धीरे चीजों को समझोगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ इसी चीज पे फोकस करो, यही इस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर देखो, इस पे अपनी खुद का एनालिसिस करो, खुद का दिमाग लगाओ, आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है, अभी रिसेंटली मैंने खुद भी उसके अंदर इन्वेस्ट किया था स्टॉक में। मैं आपको कुछ इस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर दिखाता हूँ स्टॉक्स में जो प्ले आउट हो रहे हैं। तो आपने देखा होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में काफी अभी सोशल मीडिया पे बहुत शोर मचा था। ठीक है, ये देखो, ये देख रहे हो क्या दिख रहा है, ये डेली है। चलो पहले वीकली पे देख लेते हैं इसको। ये देखो, ठीक है, मैं अपने हिसाब से पहले बार लगा लेता हूँ, रफली मैं बना लेता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा इसके अंदर सैक्रोसेंट काम नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, क्या दिख रहा है, कंसोलिडेशन दिख रहा है। डेली पे आता हूँ, ये देखो कब से है कंसोलिडेशन, सितंबर से है, पिछले साल सितंबर से कंसोलिडेट हो रहा है ये स्टॉक। ठीक है, मुझे क्या करना है, जब ये ऊपर से रिजेक्ट हो रहा है या तो शॉर्ट कर दो उसको, जब ये ब्रेकआउट दे रहा तो बाय कर लो। ठीक है, या फिर यहाँ पे बाय करो। मैंने तो खैर यहीं पे बाय किया था,
मैंने जब भी ये वन, मैं तो बहुत पहले से बाय करता आ रहा था, मैं नवंबर में भी कुछ माल उठाया मैंने इसमें, ठीक है। यहाँ पे बीच बीच में मैं इसको एकोमुलेट करता रहा, क्योंकि बार बार जब भी ये नीचे के लेवल पे आ रहा था तो मैं एकोमुलेट कर रहा था इसको, ठीक है। और जब ऊपर आ रहा था तो मैं एग्जिट नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। और मेरी जो एवरेज कॉस्ट थी वो 195 198 के अराउंड थी। तो अब वहां से जब इसने ब्रेकआउट दिया तो मेरे को, अब टारगेट की जहां तक बात आ जाती है, अगर आप ये देखोगे, मैं अभी एग्जिट कर चुका हूँ बाय द वे इस पोजीशन में से। ये लगभग 19% की अपसाइड है इसके अंदर। तो अगर ये ब्रेकआउट देगा तो 19% की अपसाइड दे सकता है। 19% कितना बनता है? अरे यार, एक रफली ले लेते हैं यार इतना, ठीक है। 269 बोल रहा है, तो 200 200 270 मान लें, तो लगभग यहाँ तक अपसाइड हो, मैं निकल चुका हूँ मैंने, क्योंकि मार ये अभी अप ट्रेंड में ही है, अभी यहाँ से अप ट्रेंड में ही रहना चाहिए, ठीक है। इसमें ये हो सकता है कि ये यहाँ से नीचे आए, ये इस लेवल को रीटेस्ट करे और फिर वापस से बाउंस करे, आप फिर से बाय कर सकते हो वहां पे, क्योंकि इसी चार्ट स्ट्रक्चर का कंटिन्यूएशन है वो, ठीक है। वो वापस यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। तो अगेन मैं उस सब में नहीं जा रहा, वो ऑब्वियसली अगर सारी चीजें एक ही वीडियो में बता दूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर भी हो जाएंगे, तो अभी इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। तो एनीवे, सो दिस इज, तो मैं तो एग्जिट कर चुका हूँ। मैं आई थिंक 18th को ही मैंने एग्जिट किया था, अराउंड 255 लेवल, हाँ 255 254 के आसपास मैंने एग्जिट किया था। बट एनीवे, द पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि भाई जब कोई स्टॉक कंसोलिडेशन में है या इंडेक्स कंसोलिडेशन में है, जब वो उसके बाहर निकलता है तब आपको उसके अंदर ट्रेड करना है, क्योंकि आपको पता है उसको कहाँ जाना है, राइट। अभी आप ट्रेंड में पकड़ चुका है, बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर न्यूज भी थी, है ना, कि जब वो रशिया यूक्रेन की वॉर हुई तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमें सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, है ना, वेपन्स में। और तो उस अनाउंसमेंट, उस बयान के बाद उनके जितने भी आपके जो डिफेंस वाली कंपनीज थी उनमें काफ़ी अच्छी अपसाइड भी आई थी। जैसे इवन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिट, आप ये देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक में अगर आप देखेंगे सेम चीज़ दिखाई देगी। वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाओ, ये देखो आपको कंसोलिडेशन दिख रहा है। अरे लेट्स सी, बार चार्ट, राइट। अभी यहाँ पे यू सी दिस वाज द रेजिस्टेंस एंड दिस इज द सपोर्ट, तो दिस वाज द ब्रॉडली कंसोलिडेशन रेंज फॉर हिंदुस्तान एरोनॉटिक, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ, इसको कैंडल स्टिक में, कहाँ गया यार कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक में आ जाओ, ये देखो कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे निकल गया वो। अब वो बार बार ऊपर ऊपर जाता जाएगा। आप इसके भी टारगेट सेट कर सकते हो, 1234 से 1567 का आप रफली आप डिफरेंस निकालो, उसको 1567 पे ऐड कर दो, तो उतना टारगेट हो जाएगा आपका। तो मैं यहाँ पे अगेन, आप कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो ये भी बहुत डिपेंड, ये भी मैटर करता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई आपने यहाँ पे कॉल ऑप्शन उठा लिए और स्टॉक जो है ऊपर तो जा रहा है लेकिन धीरे धीरे जा रहा है, वो ऑप्शन उस हिसाब से बढ़ेगा नहीं। तो हो सकता है कि आप ब्रेक इवन पे ही खड़े रहें या फिर आपको नुकसान हो जाए, भले ही वो स्टॉक ऊपर जाए, है ना, टाइम लगाए। तो इसके लिए मैं जनरली कैश में काम करने वाला आदमी हूँ, तो मैं कैश में उठाता हूँ चीज़ों को। तो मैंने इसमें इसमें इन्वेस्ट नहीं किया था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी, मेरे पास बेल के शेयर थे और उसमें मैं एक्यूमुलेट कर रहा था। बट ये भी सेम चार्ट स्ट्रक्चर पे देखो आपको काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और मैं आपको शेयर बताता हूँ जिसके अंदर मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट थी, अभी एग्जिट कर चुका हूँ उसमें, एनटीपीसी लिमिटेड, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाओ, देखो कंसोलिडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये देखो आप। ये पूरा आपको इतिहास नहीं देखना उसका, उसका देखना है ये अभी हाल फिलहाल में क्या कर रहा है, ठीक है। ये देखो, देखा, डेली पे आ जाओ आप, वीकली कर लिया, डेली पे आ जाओ, देखो कब से कंसोलिडेट कर रहा है, ये भी सितंबर अक्टूबर से कर रहा है लगभग, है ना। तो सिंपल है, जब ये ऊपर आएगा तो ऊपर जाना ही है इसको, है ना। यहाँ से इसके 180 के लेवल इसमें आ सकते हैं,
180 के लेवल आ गए, यहाँ से कितना है, 30 रुपए का डिफरेंस है लगभग, तो 180 आप पकड़ लो रफली। तो अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया है 120 125 के लेवल पे, या किसी ने 150 पे भी बाय कर लिया क्योंकि ब्रेकआउट दिख रहा है, तो वो रफली 180 के आसपास वो एग्जिट कर सकता है इसमें, है ना। 180, अब जरूरी नहीं है कि 180 का ही वेट करोगे, आपको 175 दिख गया, 170 दिख गया, आप वहां से अपनी पोजीशन काटना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा शेयर बेचना शुरू कर दो वहां पे, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन यू कैन मेक योर ओन डिसीजंस while investing or trading in the stock market. तो this was purely basic. इसके अंदर बहुत मैंने कहीं कोई इंडिकेटर नहीं लगाया यार यहाँ पे, और मैं सिंपल एक, मेरे को ये इस तरह के जो चार्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं ये मुझे बहुत पसंद है, और ये मेरे हमेशा वॉच लिस्ट में होते हैं। ऐसे बहुत सारे चार्ट स्ट्रक्चर्स हैं जो अभी भी मेरी वॉच लिस्ट में लगे हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, और इसके अंदर हम और क्या क्या कर सकते हैं बीच में जब ये है, तो बीच में भी पकड़ने की कुछ आपके डिसीजन पॉइंट्स होते हैं कि अगर ये यहाँ है तो मैंने यहाँ पे भी मैंने कुछ बाय किया था तो क्या सोच के किया था, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। और धीरे धीरे तो ये जो चैनल है और इसमें जितने भी वीडियोस होंगे वो सारे लर्निंग पर्पस के लिए ही होंगे, कोई स्टॉक टिप या फिर किसी स्टॉक पे रिकमेंडेशन नहीं होगी, ठीक है। ये जो जितने भी मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ ये सारे सिर्फ अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए है। यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप एनटीपीसी खरीदो या नहीं खरीदो, वो आपका देखना है। आपको फोकस उस पर नहीं करना, आपको फोकस इस पे करना है कि आपके लिए एंट्री एग्जिट पॉइंट्स क्या होने चाहिए, आप किस तरीके से अपने डिसीजंस को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आप ले सकते हैं, राइट। तो आई थिंक दिस वीडियो should be helpful to many new entrants in the stock market, and also to the old ones also. Since this is our first video, तो आपके सजेशंस बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। मैं आपके सजेशंस, आपको कुछ लगता है कि हमको कुछ टॉपिक्स जो आप चाहते हैं जिस पे हम कवर अप करें, तो हम वो भी कर सकते हैं। और तो आपके जो सजेशंस होंगे, फीडबैक्स होंगे, दे वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी टू इम्प्रूव एंड टू ग्रो आवर चैनल फर्दर, राइट। So with this note, I would take your leave, and uh, uh, the frequency of these videos will be as of now, मैंने अभी ये सोचा नहीं है कि ये वीडियोस कितनी फ्रीक्वेंसी पे आएंगे, बट आई थिंक एटलीस्ट मैं ट्राई करूंगा कि वीक में 1 या 2 वीडियो मैं डालूं आपके लिए, एंड फ्रॉम देयर वी विल सी कि हम कहाँ तक जाते हैं। बाकी आप लोगों का सपोर्ट तो मुझे चाहिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो बाकी लोग कहते हैं वैसे भी मैं कह रहा हूँ, बट मैं शायद इसी वीडियो में बोल रहा हूँ, बाकी मैं किसी वीडियो में बोलूंगा नहीं, क्योंकि अगर आपको आएंगी चीज़ें पसंद तो आप ऑटोमेटिकली खुद से कर दोगे, ठीक है। सो विद दिस, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप दैट दिस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, कुछ आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, एंड टेक केयर गाइज, बाय बाय।